चलिए यहां से हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो कि सेट 11 में आए हैं। शुरुआती 5 प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं, वो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस बार के इंटरिम बजट से प्रश्न दिया गया है कि कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 या इंटरिम बजट 24-25। तो इस जनसंख्या है 25 करोड़ की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। चलिए अगर प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट सरकार ने सेट किया है? तो ये किया गया है 2070 तक का टारगेट सरकार ने सेट किया है। चलिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कितने रेलवे कॉरिडोर्स की स्थापना की जाएगी अकॉर्डिंग टू पीएम गति शक्ति योजना? तो ये संख्या जो है ये है 3, यानी ऑप्शन बी। यहां पे पूछा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए किस आयु वर्ग की बच्चियों को टीकाकरण दिया जाएगा? तो वो 9 से 14 वर्ष की आयु की जो कन्याएं हैं उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अब यहां पे पूछा गया है कि G20 समिट कितने वेन्यूज पे हुए थे ताकि भारत की विविधता लोगों को दिखाई जा सके? तो ये संख्या है 60 की। इसके आगे के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो आपके साथ डिस्कस करवाने आ रहे हैं दिव्यांशु सर। इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टेस्ट 11 में जो भी करंट अफेयर्स के 25 सवाल आपको दिए गए थे उन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप मिला लेंगे कहां पर आपसे गलती हुई है, कौन सा चीज, कौन सा क्वेश्चन आप जो है जानते हुए आपने गलती किया, कहां पर आपसे मानवीय भूल हुई, उन सारी चीजों पे एक बार आप देख लेंगे, मिला लेंगे और जो भी है क्वेश्चन उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित 19वां नाम शिखर सम्मेलन, नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या इसमें पूछा जा रहा है कि सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय पर युगांडा में आयोजित किया गया। तो ये कथन जो है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा है, युगांडा ने वर्ष 2025 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन होता है वो 3 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है, 3 वर्ष में, यानी कि 2024 में हुआ है तो इसे जो है 2027 तक की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो ये 2025 लिखा हुआ है तो ये कथन गलत है। यहाँ पर अगर इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो केवल एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने भी लगाया था निश्चित तौर पर उन लोगों का सही है, बाकी जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर अगर 2025 ना होकर 2027 होता तब ये कथन सही हो जाता। तो इस तरह से ओनली वन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने प्रजातियों को हो रहे खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रकार की पक्षी है, हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है IUCN की जो रेड लिस्ट, उसमें 6 तरह के कैटेगरी होते हैं जिसमें शामिल किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि IUCN की जो लिस्ट जारी की जाती है 6 तरह की, उसमें किस कैटेगरी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो सही जवाब है, जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाया था, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसे शामिल किया गया था। और राजस्थान वगैरह के आसपास ये जो भी भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से के कई राज्यों में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये पक्षी देखने को मिल जाता है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसको बचाने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रजातियों के हो रहे विलुप्त होने के कारण पर जो है रिपोर्ट मांगा है, किससे? तो केंद्र सरकार से। तो यहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, तो बीपीएससी में भी अगर पूछ लिया जाए तो इसमें कोई आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट का निम्नलिखित में से कौन भागीदार देश नहीं है? अभ्यास डेजर्ट नाइट हाल ही में किया गया था और आपको पता हो कि यह जो है 3 देशों ने मिलकर किया था। 3 देश इसमें भागीदार थे। कौन कौन से थे? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा भागीदार देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि युगांडा इसमें भागीदार देश के रूप में नहीं था। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश ने मिलकर अभ्यास डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया है। अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है इन तीनों के बीच में एक अभ्यास, युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आप एक बार नंबर अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, उसके अलावा पद्म भूषण है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जो है लगा लेंगे आगे में, सारे के आगे में आप पद्म लगा लेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है इस बार 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है इस बार 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री टोटल 110 लोगों को दिया गया है। ये नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर सारे का नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। अब जो है ये 5 लोगों को जो पद्म विभूषण मिला है, ये नाम तो निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए और खास करके अगर कोई बिहारी हो तो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मरणोपरांत भी पद्म विभूषण दिया गया है कि नहीं को, कौन है वो व्यक्ति। तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर डी में जो नाम दिख रहा है आपको, बिंदेश्वरी पाठक। और ध्यान रखिएगा ये जो है बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार से संबंधित है, बिंदेश्वरी पाठक। और इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और मरणोपरांत जो है केवल इन्हें ही दिया गया है। 5 लोग हैं, 4 लोग, इसमें चिरंजीवी भी शामिल है, एक बार आप लिस्ट देख लेंगे। और बिंदेश्वरी पाठक जो है इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है, किस कंपनी के द्वारा बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है। एआई अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत तुल पकड़े हुए हैं। एआई से जुड़ी खबर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली बेसिस पे आप एआई से जुड़ी कुछ ना कुछ खबर पढ़ते आ रहे होंगे। एक बुक भी लॉन्च किया गया है एआई से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित। हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है यही 2-3 दिनों पहले। तो भारत जीपीटी जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपको नाम दिख रहा है, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बहुभाषी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में ये समझ रहा हो। बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जो है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है इसे भारत जीपीटी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। आंसर इसका सही है वो कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में आपको पता है इस बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन वो मुख्य अतिथि थे। 75वीं गणतंत्र दिवस हमने मनाया है इस बार। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की राजकीय यात्रा के दौरान जो आए थे उसके संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, भारत और फ्रांस के बीच कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। कोई भी राष्ट्रपति अगर आते हैं किसी दूसरे देश में या कहीं जाते हैं तो बहुत सारे समझौते होते हैं। आपको पता है मोदी जी भी अगर बहुत सारे देश घूमते रहते हैं, जैसा कि आप लोग कहते हैं मोदी जी बहुत विदेश घूमते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते हैं, बहुत सारे समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से समझौते हैं जिसपे हस्ताक्षर किए गए हैं, तो रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप, जी हाँ ये समझौता किया गया है। रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी ये भी किया गया है। H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो इसके बारे में डिटेल हमने द वर्ल्ड दिस वीक जो हमारी क्लास होती है वो पिछले सप्ताह की जो क्लास हुई यानी 26 जनवरी के जस्ट बाद वाली क्लास, उस पर हमने डिटेल में इन समझौतों के बारे में डिस्कस किया था। तो तीनों के तीनों समझौते किए गए हैं। तो इस प्रकार अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, यानी कि सभी 3 कथन इसमें सही दिए गए हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2024 का विषय अगर आपसे पूछा जाए क्या था, आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार बहुत बेसिक से सवाल में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इन 25 क्वेश्चन में आपसे वैसे प्रश्न भी गलत हुए होंगे जो आप कई बार पढ़ के गए हुए होंगे, कई बार उन टॉपिक से आप गुजरे होंगे, वैसे भी प्रश्न आपसे गलत हुए होंगे। तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिख रहा है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आपको पता है भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है ना, भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, 2024 गणतंत्र दिवस जो हमने मनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात अभी तक की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है। शीत युद्ध आपको पता है एक तरफ सोवियत संघ हुआ करता था, शीत युद्ध में एक तरफ सोवियत संघ हुआ करता था, दूसरी तरफ अमेरिका थी, ठीक है। अमेरिका यूएसए दोनों खेमा थे, इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, सोवियत संघ में भी बहुत सारे देश शामिल थे। और शीत युद्ध कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली वॉर न करके जो इसके अलाइन कंट्री होते थे, जैसे सोवियत संघ के सपोर्ट में मान लीजिए कोई एक्स कंट्री है, ठीक है। तो अब अमेरिका इसको ना तंग करके इसको तंग करेगा तो क्या होगा, इससे बुरा लगेगा। अब ये ढूंढेगा कि इसका कौन सा कंट्री है जिसके साथ इसका संबंध है, अब सोवियत संघ इसको तंग करेगा। तो इस तरह का शीत युद्ध आप हिस्ट्री में अगर विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि शीत युद्ध के पश्चात अभी तक की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास मानी जा रही है। और ध्यान रखिएगा इसमें 90,000 सैनिक
90,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, 90,000 सैनिक इसमें भाग लिया है। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में नाम दिख रहा है, नाटो के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ लिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब उन्होंने शपथ लिया था, कब उन्होंने कार्य किया था। देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब कार्य किया था। इसमें ज्यादातर लोग 2005 आंसर लगाए होंगे, लेकिन आप अगर डिटेल में देखिएगा 2005 से तो वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। पहली बार अगर पूछा जाए वो मुख्यमंत्री कब बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी में जो नाम जो आपको दिख रहा है डिटेल, वो 2000 ईस्वी में बने थे, ठीक है। 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और इस तरह का बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत हो जाता है, तो इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। सभी को लगता था, सभी को यही लगता होगा, मैंने खुद पर्सनली कई लोगों से पूछा, वो लोग डायरेक्टली जवाब थे इसमें क्या नया है, 2005 में ही तो लिया था उन्होंने, 2005 में पहली बार बने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अब जब ये बने हैं सीएम, तो अभी जो है 2 लोग डिप्टी सीएम बने हैं, दोनों भाजपा से हैं। वो दोनों कौन है, ये आपकी जिम्मेवारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। चलिए, ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महदा, कायहान 2 और हथेफ 1 नामक 3 उपग्रह किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए हैं? महदा, कायहान 2 और हथेफ 1 नामक 3 उपग्रह हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके द्वारा ये अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? अंतरिक्ष से संबंधित आपको पता है जो स्पेस टेक होती है वो यूपीएससी के सिलेबस में है। और साइंस में अब जो है, अगर आप 69 का क्वेश्चन देखेंगे तो जनरल साइंस तो पूछा ही गया है, उसके अलावा साइंस टेक की ओर बीपीएससी रुख कर रहा है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है उस पर आप अच्छे से नजर गड़ा के रखेंगे, चीजों को आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार आप इन चीजों के जो है गो थ्रू कर लेंगे। तो अंतरिक्ष में ये 3 उपग्रह है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपको नाम दिख रहा है, ईरान। देखिए, होता क्या है, करंट अफेयर्स में लोग याद करने लग जाते हैं, तो याद करने से करंट अफेयर्स आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। चीजों को बस आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, या इंटरेस्ट नहीं भी हो तो बस उसे आप रीड कीजिए। जैसे ही 2 बार 3 बार किसी चीज को आप रीड कर लेंगे तो पीटी में बहुत आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपके सामने ऑप्शन है सारे के सारे, आपको इलिमिनेट करना है, ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आपको याद आ जाएगा। तो ये सब चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इन चीजों को आप एक बार बस 1-2 बार रीड कर लेंगे तो ऑप्शन देख के आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए दे दिया गया है, क्या है? तो वर्ल्ड कैंसर डे आपको पता है किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में मनाया हमने 4 फरवरी को। उसके बाद अगला क्या है? शहीद दिवस है, ठीक है, शहीद दिवस। लेकिन शहीद दिवस भी क्या, तो बिहार सरकार द्वारा, तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप देखिए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, यानी एक का बी आपको किसमें दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों तो कट गया पहले ही। अब या तो बी या तो सी में कोई आंसर होगा। दूसरा क्या है? तो शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा जो मनाया जाता है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 2 का डी किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, ये आंसर हमारा हो गया, है ना। इस तरह से मैचिंग वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सभी को पता है कि मनाया जाता है किस दिन, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी अगर पता हो। 3 का ए किसमें दिया गया है? 3 का ए किसमें दिया गया है? 3 का ए देखिए इन दोनों में दिया गया है, तो ये दोनों में वो कंफ्यूज कर सकते थे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि ये 2023 में ही इसकी घोषणा की गई है, 2023 में इसकी घोषणा की गई है। 14 जुलाई को हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पे हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। इसी खुशी में 23 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि 23 अगस्त को हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो जो 4 का है वो सी है। तो इस प्रकार से जो आपको आएगा उसी अनुसार आप मैचिंग कर लेंगे और आसानी से। ये क्वेश्चन देखने में भले आपको हार्ड लगे, लेकिन यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन होता है सबसे आसान होता है, ठीक है। 1-2 भी अगर आपको पता है तो आसानी से इसका आप आंसर निकाल के ले जा सकते हैं। अब वो अलग बात है, चारों में से कोई भी आपको नहीं पता है, तब तो वैसे भी अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी होगा वो भी नहीं पता तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन कंपेरेटिवली मैं बता रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आप थोड़ा सा हिम्मत बांधकर इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चुनाव करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक का रखा गया है। दूसरा है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। पूछा क्या जा रहा है? केवल 1 सही, केवल 2 सही, सभी 3 सही। यहाँ पर देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का जो 20% मिश्रण किया जाना है इसका लक्ष्य 2025 रखा गया, बिल्कुल सही है। भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2047 नहीं है बल्कि 2070 है,
ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे और हमने भी क्लास में कई बार बताया है। भारत के द्वारा भी और विश्व में भी जो COP28 का आयोजन किया गया था दुबई में, उसमें भी इन चीजों पे चर्चा की गई थी। भारत में तो है ही, विश्व में भी 2070 लक्ष्य रखा गया है। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2070 नहीं है, बल्कि ये 2047 है, यानी कि जब हम आजादी का 100 वर्ष पूरा कर चुके हैं उस समय जो है हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो केवल एक सही, ठीक है, यानी कि इन 3 कथन में से केवल एक, जो कि 1 नंबर है, केवल एक सही इसमें सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई खबर के अनुसार अफगानिस्तान को पछाड़कर कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस पे भी ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया था। अफीम का उत्पादन सबसे पहले अफगानिस्तान में, सबसे ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान में हुआ करता था, लेकिन हाल ही में एक खबर आई है जिसको पछाड़ के जो है म्यांमार अफगानिस्तान से आगे निकल चुका है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार जो है वो अफगानिस्तान से आगे निकल चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन लोगों ने भी डी लगाया था निश्चित तौर पर उन लोगों का सही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हमारे जो मुख्य अतिथि थे उसके विषय में पूछा जा रहा है आपसे, तो वह भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे, बिल्कुल सही है। इमैनुअल मैक्रोन यह सम्मान पाने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं। अगला है, यह छठी बार है जब किसी फ्रांसीसी नेता को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन, तो यहाँ पर देखिए ये सही बात है कि वो छठी बार आए हैं। ठीक है, छठी बार है जब फ्रांसीसी नेता जो है बतौर अतिथि आए हैं। फ्रांसीसी नेता ये छठे हैं, जो इमैनुअल मैक्रोन है छठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। ये जो इस कथन को ध्यान रखिए, यहाँ पर जो दूसरा दिया गया इमैनुअल मैक्रोन यह सम्मान, यानी कि परेड के जो मुख्य अतिथि थे, यह सम्मान पाने वाले ये छठे व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 5वें व्यक्ति है। ठीक है, ये 5वें व्यक्ति है, 5वें व्यक्ति है, छठे नहीं है। तो ये गलत है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके सही मतलब गलत कथन के बारे में ही पूछा जा रहा है। सही नहीं है यानी गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है, तो गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है, छठे नहीं बल्कि 5वें है। ठीक है, सम्मान पाने की बात की गई है। और दूसरा ये सही है क्योंकि छठी बार आए हैं, मतलब छठे हैं जो कि फ्रांस के हैं और यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर सम्मान पाने की बात कर ली जाए तो ये 5वें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार उत्तरी अमेरिका के लाफिंग बुल को केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी समुद्र तट पर देखा गया है। लाफिंग बुल एक प्रजाति है। देखिए लाफिंग बुल के बारे में हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लाफिंग बुल जो है भारत में पहली बार देखा गया, और कहां पे देखा गया है, तो केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी समुद्र तट पर देखा गया है, जो कि अमूमन कहां पे दिखता है, तो उत्तरी अमेरिका में दिखता है। आपसे पूछा जा रहा है ये लाफिंग बुल है क्या, क्या कछुआ है, क्या मछली है, क्या केकड़ा है, क्या पक्षी है। अगर नॉर्मली आप आंसर लगाएंगे तो तट के किनारे पाया गया, बहुत लोग कछुआ लगाएंगे या फिर केकड़ा लगा सकते हैं, या केकड़ा मतलब आपको लग सकता है कि केकड़ा जो है उतना ज्यादा चर्चा में नहीं हो सकता है। जनरली कछुआ और मछली पर जाते हैं। इसमें अगर आप कितना भी गेस लगाएंगे तो आप पक्षी तक पहुंचने में आपको काफी मुश्किल होगी, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी पक्षी है। तो इस तरह का न्यूज अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। इसमें आप गेस जो है गेस करके सही आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, वो अलग बात है, 0.012% की हो सकती है सही, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कब रहे। देखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोला जा रहा है। एक बार 66 बीपीएससी में जो एक नेता के बारे में पूछ लिया गया था कि लोकमान्य किन्हें बोला जाता है, या फिर उसी तरह का, हाँ लोकमान्य ही था कि लोकमान्य निम्नलिखित में से किनका उपनाम था। तो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है वो जननायक है, ध्यान रखिएगा जननायक। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाए आपको नहीं पता है तो उस समय आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कब रहे थे। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1970-71 और 1977 से 79, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज और जानना चाहिए कि ये जो है बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, 11वें सीएम थे बिहार के। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये विधायक किस विधानसभा से बने थे, तो ध्यान रखिएगा ताजपुर विधानसभा। ठीक है, ताजपुर विधानसभा से ये विधायक रहे थे, ताजपुर विधानसभा से विधायक रहे थे, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो है इस तरह के पर्सनालिटी से अक्सर दे दिए जाते हैं। ताजपुर विधानसभा से पहली बार विधायक रहे थे और समाजवादी पार्टी के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। समाजवादी पार्टी से थे, समाजवादी
समाजवादी पार्टी। और एक और चीज, चूंकि बिहार में अभी बहुत फेमस है शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी के बारे में सबसे पहली बार जो पहल किया गया था वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए, इन्हें भारत रत्न दिए जाने की बात की गई है, तो इनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पद्म अवार्ड अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री एनी इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। दूसरा है, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डॉक्टर्स साइंटिस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड एज लॉन्ग एज ही होल्ड द पोस्ट। यानी कि क्या कह रहा है आपसे कि पद्म अवार्ड के बारे में, जो कि पद्म अवार्ड दिया गया है 26 जनवरी 2024 को, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर, वैज्ञानिक सहित कोई भी सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए तब तक पात्र नहीं जब तक वह पद पर है। तो ये कथन गलत है। क्यों कथन है? क्योंकि इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिक वर्ड को अगर आप निकाल देंगे तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, कहने का आशय क्या है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस अवार्ड के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक वो सरकारी पद पर है, लेकिन कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक सरकारी पद पे है तो उन्हें इस चीज से छूट प्राप्त है, वो सरकारी पद पर रहते हुए भी इस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर और वैज्ञानिक अगर इस लाइन में नहीं होता तो ये कथन सही था, लेकिन चूंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक इस लाइन में है तो ये कथन गलत है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ध्यान रखिएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही सदा तनसीक क्या है? तो सदा तनसीक एक युद्धाभ्यास है, इसके बारे में हमने बताया था आपको, क्लास में भी चर्चा हुई है। युद्धाभ्यास है एक, सदा तनसीक युद्धाभ्यास है। ठीक है, सदा तनसीक युद्धाभ्यास है, इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो हमारी जो द वर्ल्ड दिस वीक की क्लास है वो आप अटेंड कर सकते हैं। 50 मिनट में लगभग एक सप्ताह की जो भी महत्वपूर्ण खबर होते हैं आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, उसे हम कवर करते हैं। हाल ही में किस ऐतिहासिक स्मारक पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? आपसे देश भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, देश भी पूछा जा सकता है, तो फ्रांस हो जाएगा देश अगर पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर एग्जैक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्मारक है, तो एफिल टावर जो कि पेरिस में है, एफिल टावर जो कि पेरिस में, वहां पे जो है भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च कर दिया गया है। देश अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे फ्रांस, इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? देखिए, मनुष्य के दिमाग में चिप लगा दिया गया है, और ये जो है दिमाग में चिप लगाने का फायदा क्या है, आप मोटा मोटी इससे एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए अभी अभी हाथ पैर हिलाना पड़ता है। ये चिप लगा देने से आपके सोचने भर से कंप्यूटर चलने लगेगा, जो आप चाहेंगे वो सारी चीजें होने लगेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कौन सी वो ये कंपनी न्यूरालिंक है और किसकी कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो आपको शख्स का नाम दिख रहा है एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है, क्योंकि इस तरह के रोबोट वगैरह से क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो 69th में पूछ लिया गया था इस तरह की चीजें, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई खबर के अनुसार बिहार का पहला बाल विवाह मुक्त दुबे टोल गांव या फिर दुबे टोला गांव कह सकते हैं, राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहार का पहला है। ठीक है, बिहार का पहला बाल विवाह मुक्त गांव है। पूछा जा रहा है कि जो राज्य है उसके किस जिले में स्थित है, तो इसके सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार स्पेशल का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी में हो जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी आपको पता है क्यों फेमस है, राम जानकी मंदिर है। ठीक है, पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में, सीता जी की जन्म स्थली है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दुबेटोल गांव जो है पहला, बिहार का पहला बाल विवाह मुक्त गांव है, सीतामढ़ी में है, ध्यान रखिएगा। बिहार के कौन से ऐतिहासिक स्थल को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जो है चुन लिया गया है? बिहार का कौन सा वो ऐतिहासिक स्थल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रोहतासगढ़ का किला है, शेरशाह का मकबरा नहीं है, शेरशाह का मकबरा है। ठीक है, और पुनौरा धाम नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, तो 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो आपको नाम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जो आपको नाम दिख रहा है, रोहतासगढ़ का किला और शेरशाह का मकबरा, इन दोनों को जो है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर परेड कमान करने वाले बिहार के पहले सैन्य अधिकारी, 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से संबंधित दिए गए थे। ठीक है, उसी का ये प्रश्न है। तो गणतंत्र दिवस में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बिहार के हैं, और ये बिहार के, ध्यान रखिएगा, पहले सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, मतलब कोई एक टुकड़ी को कमांड करने वाले अधिकारी की बात कर रहे हैं, जवान की बात नहीं की जा रही है, ये मेजर स्तर के ऑफिसर हैं, और पहली बार बिहार के ये पहले हैं
सैन्य अधिकारी जिन्होंने जो है कमांड किया है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर। आपसे नाम पूछा जा रहा है तो इनका नाम जो है मेजर इंद्रजीत सचिन है, और ये ध्यान रखिएगा मुंगेर के रहने वाले हैं, ठीक है, मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। मुंगेर जिला के बारे में जनगणना से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, फेमस तथ्य है। आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि जनगणना से संबंधित मुंगेर से जुड़ा एक फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे ये गुजारिश है कि आप वो फैक्ट को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जनगणना से संबंधित है, मैं इतना भी आपको हिंट दे दे रहा हूँ। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? हमने अभी आपको क्या बताया था कि राम जानकी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात की जाए कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो समस्तीपुर हो जाएगा। सीतामढ़ी इसका जवाब नहीं है, समस्तीपुर में किया गया था, ठीक है। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पहली बार मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी क्रिकेट का आयोजन किया गया, टेस्ट क्रिकेट था, और ये कब किया गया, तो 5 से 8 जनवरी तक किया गया, ठीक है। 5 से 8 जनवरी तक किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का जो मुकाबला था वो किस टीम के साथ था, ठीक है। बिहार का जो मुकाबला था वो किस टीम के साथ था, तो मुंबई टीम के साथ था, और मुंबई के जो कप्तान थे वो अजिंक्य रहाणे थे, अजिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे थे मुंबई टीम के कप्तान। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि बिहार के कप्तान कौन थे, तो आशुतोष अमन, ठीक है। आशुतोष अमन जो है, आशुतोष अमन ये बिहार के कप्तान थे, ध्यान रखिएगा। आशुतोष अमन जो है वो बिहार के कप्तान थे, ठीक है, कैप्टन ऑफ बिहार। बिहार टीम के जो है कप्तान थे आशुतोष अमन, और मुंबई के जो कप्तान थे वो अजिंक्य रहाणे थे, ठीक है। तो आयोजन किया गया था 5 से 8 जनवरी तक, और मुंबई के साथ इनका मैच था, मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ था, और मोइनुल हक स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम बनाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से एक मतलब इन्हें निर्देश दिया गया है, कह सकते हैं एक निर्देश दिया गया है कि आप इसे जो है उन्नत लेवल का, एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का, विश्व स्तर का इसे जो है इस स्टेडियम का निर्माण कर सकते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, जिन्हें नहीं पता है कर लीजिए, पटना में है मोइनुल हक स्टेडियम। तो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले सप्ताह नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के टेस्ट दीजिए, और खूब सारा नंबर लेकर आइए, ताकि आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। 70th बीपीएससी में आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सके। मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू वेरी मच।